हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ रिवीजन डीपीपी एसएचएम वेव्स के साथ। तो बच्चों आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स ले लेने चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट हैव द रिवीजन डीपीपी बुकलेट। सो प्लीज़ कैरी ऑन टेकिंग द screenshots so that you may be able to understand better. Thank you. Keep on taking these screenshots and after that we'll be starting with the solutions. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये प्लीज हेलो बात सुनिए बेटा। अगर प्योर रोलिंग होती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होता है? ग्राउंड पे होता है। तो बेटा अगर ये r/2 पर बंधा हुआ है स्प्रिंग, तो इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट x होगी, r ओमेगा इसकी रफ्तार होगी, इसकी 3r/2 तो ये 3x/2 आ गया। और कह रहे स्मॉल ऑसिलेशन, तो ये नहीं कह सकते कि ये नीचे आए। हाँ मैं जानता हूँ ये नीचे आना है, लेकिन इतना कम ये इधर आगे गया है कि ये नीचे आएगी। हाँ ना बोले? हाँ ना बोलो? तो 3kx/2 ये हो गया फोर्स, इसके बाद टॉर्क क्या है 3kx/2 * 3r/2 इज इक्वल टू I अल्फा mr²/3/2 mr² अल्फा है ना। यहां से r को काटे r अल्फा को a बनाए, ma हो गया नेट फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स। ये कितना आ जाएगा? 3/2 चला गया और ये क्या बन गया 3kx/2 ये बन गया। देखिए जरा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। बोलो आया जनता? इसको m ओमेगा स्क्वायर x कर देंगे, ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा को 2/t कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। देख एनर्जी गिवन है ax² + bv²। टोटल एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bv²। पूछा गया है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बेटा एसएचएल की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होती है v = ओमेगा √a² - x²। तो बेटा जब x होगा एम्पलीट्यूड तो बेटा वेलोसिटी होगी 0। हां ना बोलो? तो एम्पलीट्यूड क्या है √e/a। बेटा मदद तो कर दो यार। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब x होगा 0 तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, तो v0 कितना आ गया √e/b। एक बार की बात है, किसी ने बताया था सर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, एम्पलीट्यूड इनटू एम्पलीट्यूड क्या e/a इनटू ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को 2π/t करके टाइम पीरियड निकालेंगे। समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द पार्टिकल द एंगुलर ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एक्सट्रीमिटी। एक पार्टिकल है जो x डिस्टेंस पे है मीन पोजीशन से, वापस वहीं पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा? और वो मीन की तरफ आ रहा है, मीन से दूर जा रहा है, टुवर्ड्स मीन की तरफ। यही बना दूं? बेटा मान लो यहां पार्टिकल है, मान लो ये एंगल φ है, तो पार्टिकल बेटा शैडो ऐसे चल करती है पार्टिकल। क्या बात याद है? ये s हो गया और x क्या होगा a cos phi। x क्या होगा बेटा, थोड़ी सी मदद तो कर दो यार। और y क्या होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, प्लीज मदद करिए। phi 90 - phi। तो a ओमेगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा sin phi हो जाएगी v। नहीं है a
एम्पलीट्यूड क्या है x बाय cos फाई, ये हो गया एम्पलीट्यूड। हाँ ना बोलो, a ओमेगा साइन फाई, ये क्या हो गई वेलोसिटी। तो यहां से आपको tan फाई क्या मिल रहा है, tan फाई इक्वल टू v बाय ओमेगा x। अब बेटा पूछ रहे हैं यहां से वापस यहीं पहुंचने का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम कितना घूमना है, 2 पाई में से 2 पाई हटा दो, 2 पाई घूमने में टाइम लगता है t, 2 पाई घूमने में टाइम लगता है t, टाइम पीरियड गिवन है t। हाँ तो t घूमने में टाइम लगता है 2 पाई, टाइम पीरियड में 2 पाई घूमता है, पर घुमाना कितना है 2 पाई माइनस 2 पाई। आंसर किस फॉर्म में गिवन है, 2 काट दो, t बाय पाई, बेटा मदद नहीं करोगे कोई, इनटू पाई माइनस पाई, पाई की वैल्यू क्या है tan इनवर्स v बाय हो गया, कर लोगे मैं करो, हो गया। अच्छा ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल T नहीं लिख पाओगे क्या, आ गया आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया ए, हाँ बोलो यार। नेक्स्ट ये किया हुआ है क्लास में, वो याद है कि सिलेंडर था और पूछा था कि कब टॉपल कर जाएगा, तो हमने क्या कहा था ma जो सूडो फोर्स आ रहा है ma into h/2 बराबर mg into r, क्या बात याद आ गई है। साइड लेंथ हेक्सागन है, कितनी रहती है साइड लेंथ हेक्सागन की a, तो कह रहे हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लो, एस्यूम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब जस्ट टॉगल करने की कंडीशन आ गई, ओमेगा स्क्वायर a हो गया है ना, तो इसके अबाउट m ओमेगा स्क्वायर जस्ट क्वाड्रेटिक कंडीशन है, नॉर्मल कंप्लीटली यहीं से पास कर रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर a सूडो फोर्स इनटू a रूट 3/2, ये a है तो ये भी a होता है, ये भी a होता है, मालूम है, इनटू a रूट 3/2 इज इक्वल टू mg इनटू a/2, हां ना बोलो, बस हो गया, तो पूछा था निकला है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में बेटा पाथ डिफरेंस देखो बेटा, रिफ्लेक्शन बेटा साउंड वेव में कंप्रेशन की तरह वापस आता है, क्या बात याद आ गई है, साउंड वेव में क्या सिखाया था, बंद एंड से कैसे था कंप्रेशन, ओपन एंड से आता है कंप्रेशन रिफ्लेक्शन की तरह, रिफ्लेक्शन कंप्रेशन की तरह, पर रिजिड एंड से क्या आता है बेटा कंप्रेशन की तरह वापस लौटता है, क्या ये बात याद आई नहीं याद आई। तो बेटा 2d 2d d d 70 एक से पाथ डिफरेंस, 70 एक की पाथ और 3d दूसरे की पाथ है, हमको क्या चाहिए मिनिमा, क्या चाहिए मैक्सिमा चाहिए मिनिमा चाहिए, बता दो मिनिमा चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ d बताइए, पाथ डिफरेंस हो गया 4d, भैया d की वैल्यू बढ़ाता जाओ, λ/2 बन जाए तो बस d की मिनिमम वैल्यू 3 λ/2 होती तो मिनिमम थोड़ी ना होती, पाथ डिफरेंस λ/2 तो भी मिनिमम, 3 λ/2 तो भी मिनिमम, तो यहां से d की वैल्यू क्या देगी λ/2, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम की। S1 S2 देखो दो सोर्सेस दे रखे हैं, a और b दो पॉइंट है, a पे क्या आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है, जो पूछा है कह रहे हैं एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:2 है, सोर्सेस 1 और सोर्सेस 2 में जो एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:2 है, S1 लीड करता है S2 को π/2 से। बेटा मेरी बात एक बात बताएं, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा तो क्या होता है, मैक्सिमम 3 लैम्डा हो तो n लैम्डा हो तो मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा सब इक्विवेलेंट सब, तो पाथ डिफरेंस जो दे रखा है इन दोनों बीच में 100.25 लैम्डा दे रखा है, तो मैं खाली 0.25 लैम्डा मान लूं तो भी चलेगा क्या, या 100 को बीच में जरूर लेना है। अब मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कह रहे हैं S1 लीड्स S2 बाय π/2, इसका मतलब क्या है S1 पहले मैक्सिमम पे जाएगा और जब वो 0 पे आएगा तो S2 मैक्सिमम पे, फिर वो जब नेगेटिव में जाएगा तो ये 0 पे, फिर वो जब 0 पे आएगा वो नेगेटिव, वो मतलब ये आगे चलेगा वो पीछे चलेगा। क्या आप ये बात समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब बेटा जरा बात सुनेंगे ध्यान से, S1 जो है वो लीड कर रहा है, S1 जो है वो बेटा कोशिश करनी पड़ेगी समझने की, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे। S1 जो है वो लीड कर रहा है S2 से। अच्छा मान लो दोनों फेज में होते, मान लो कि दोनों फेज में होते, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मान लो लीड नहीं कर रहा, छोड़ो पर लीड वगैरह सब छोड़ो, लीड का मतलब पहले क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया, हाँ ना बोले
तो इधर पहुंच के मिलता बेटा। अगर ये दोनों सेम फेज होते, इसका मैक्सिमा होता, इसका यहां पे अगर मैक्सिमा चल रहा होता, इसके कारण वेव ये बन रही थी, इसके कारण भी यही बन रही होती। तो यहां पर किसी भी पॉइंट पे आगे हो क्या होता, पहले इसका मैक्सिमम मिलता नेगेटिव वाले का, S1 वाले का, फिर बाद में S2 वाले का मैक्सिमम आता नेगेटिव वाला। नहीं है तो S1 लीड कर रहा होता π/2 से अभी। अगर S1 S2 सेम फेज में होता, इस साइड में S1 लीड कर रहा होता, वो आगे तो वो लीड करेगा। अरे हाँ ना बोलो, वो पहले करेगा, मतलब उसका जो क्रेस्ट होगा वो पहले पहुंचेगा, इसका क्रेस्ट बाद में, उसका ट्रफ पहले, इसका ट्रफ बाद में। और λ/4 का डिफरेंस है, तो बेसिकली π/2 का फेज डिफरेंस। π/2 से इसको वैसे ही आगे रहना था, π/2 से और आगे, तो नेट में क्या हो गया, पाइस का फेज डिफरेंस आ गया, मिनिमा बन गया। नहीं है तो इस तरफ बनेगा मिनिमा, इस तरफ S2 ने आगे होना था π/2 से, ये π/2 से वैसे आगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, सेम फेज में, इधर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अब IA/IB पूछे तो IA/IB क्या हो जाएगा, A1 - A2 का स्क्वायर अपॉन A1 + A2 का स्क्वायर। बेटा मिनिमा पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है एम्पलीट्यूड का, और मैक्सिमम पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। तो Imin/Imax क्या होता है, A1 - A2 स्क्वायर अपॉन A1 + A2 स्क्वायर। मुश्किल लग रहा है? मैंने आजकल ना दोबारा बताने में बहुत कम इंटरेस्टेड हो रहा है। आप प्लीज आपको ना खुद करना होगा, मतलब आप सभी बात समझे, क्योंकि ना पहली डाउट आप पूछ रहे हो इतने सारे बिल्कुल गलत है, आप नुकसान कर रहे हो। उसके बाद अगर कम से कम हिंट मिल गई है, उसको कोशिश करें कि मन में बनाए कि नहीं, मैंने खुद ही सोचा, हिंट तो मिली। S1 S2 अगर सेम फेज में होते तो इसका क्रेस्ट जो जनरेट होगा, इसका भी उसी टाइम क्रेस्ट जनरेट होगा, पर इसका पहले पहुंचता, उसका बाद में पहुंचता। इसका मिनिमा जनरेट, इसका ट्रफ जनरेट होगा, इसका भी ट्रफ जनरेट होगा, इसका पहले पहुंचेगा, उसका बाद में पहुंचेगा। तो ये वैसे लीड करता कितने से, λ/4 पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हो गया π/2। ये π/2 से लीड करता अगर ये सेम फेज में होते तो, पर ये π/2 से वैसे ही आगे चल रहे हैं, तो नेट में कितने से आगे हो गया, इससे 5 से। तो इधर क्या बनेगा, मिनिमम। इधर इसको लीड करना था, लेकिन वो पहले से π/2 से आगे, इसको π/2 से लीड करना, लेकिन वो फेज में वैसे आगे π/2 से, इस करके नेट में जो फेज डिफरेंस इधर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0, इधर क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। क्या बन जाएगा, हो गया। नेक्स्ट कह रहे साउंड वेव्स आर emitted uniformly in one direction from a point source. The reluctance of sound level beta on distance r can be expressed as बीटा होता है 10 log I/I0, याद है? I क्या होता है, P/4πr²। बेटा मदद तो कर दिया पूरा, ये पूरा कांस्टेंट है, P/4πI0। तो A log कांस्टेंट माइनस 10 20 log r माइनस log r²। तो किस टाइप का आएगा बेटा, A - B log r टाइप का, A - B 19 9 इसको पूछा गया वेलोसिटी कैसे मेजर बेटा, म्यू गिवन है μ0 e की पावर y नीचे से कैरेक्टर जो लीनियर मास सिस्टम में μ0 e की पावर y रखी है। आपसे पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर कैसे वेरी करेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। y तक का पहले मास निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, μ0 e की पावर y, वन लेंथ का मास है, इनटू dy, ये dy का मास आ गया, 0 से y तक इंटीग्रेट किया, ये बन गया μ0 e की पावर y - 1, ये हो गया मास। तो टेंशन क्या होगी, mg, तो √d/μ मुझे लगा, पर मेरे को तो वेलोसिटी का स्क्वायर बताना, तो वो कितना आएगा, μ0 e की पावर y - 1, ये हो गया मास इनटू g √d/μ, और म्यू क्या, μ0 e की पावर y, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - e की पावर -y इनटू g। अब e की पावर -y ऐसा होता है, माइनस e की पावर -y ऐसा हुआ, +1 ऐसा हो जाएगा। ये सोच सकते हैं शायद आप लोग, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, नहीं तो बेटे कह रहे हैं कि पहले हमने ना ये कंसेक्यूटिव मोड में बजा रहे हैं स्ट्रिंग को, तो बेटा पहले 18 का लूप लेंथ 18 थी, नोड से नोड के बीच पूरी 18 थी, फिर क्या हो गई 16 हो गई,
बेटा पहले बेटा बेसिकली n होगा n लैम्डा बाय 2, क्या होगा n लैम्डा बाय 2 होगा, n into 18 होगा, और बाद में क्या हो जाएगा n plus 1 रूट्स हो जाएंगे, तो n plus 1 into 16 हो जाएगा। बोलो आया, तो n निकालने को बोल रहा हो गया। क्या 5 क्वेश्चन नोट करना चाहिए या स्नैप नहीं मिलेगा? ठीक है, ये समझ में आ गया। सिस्टम वेव वाला डीपीपी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने पूछने को मना की, वैसे इसमें वेव की क्वेश्चन दे रखी है, अगर at माइनस px है उसको 0 करते हैं, x बाय t निकालते हैं, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को अंडर रूट t बाय म्यू करते हैं, t नहीं गिवन है, म्यू गिवन है, तो अंडर रूट t बाय म्यू इक्वल टू वेलोसिटी करके टेंशन निकालेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है 2 sin 10t 4 sin 10t प्लस पाई बाय 3 है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा रिजल्टेंट वेव का अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos phi है ना। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालूंगा, क्या मेरे को निकालना चाहिए एम्पलीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 4 into cos pi by 3 मतलब cos मतलब हाफ बन जाएगा वो। तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे वो 2√7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड? और जैसे ही वो एम्पलीट्यूड 2√7 आएगा उसके बाद आपको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट विल बी एट t इक्वल टू 0। क्या डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा? देखो दो वेव्स हैं, एक है 2 sin 10t और एक है 4 sin 10t प्लस पाई बाय 3। ये दो वेव्स हैं, अगर ये दो SHM सुपरपोज हो रहे हैं, सॉरी अगर ये दो SHM सुपरपोज हो रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे एक की वैल्यू 0 है, दूसरे की है 4 sin पाई बाय 3 मतलब 4√3/2 मतलब 2√3 है ना। बोले एम्पलीट्यूड ये आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी a ओमेगा मतलब 20√7 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर 200√7। बोलो आया, जलता आया कि नहीं? अच्छा एनर्जी क्या होगी? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कर लोगे। नेक्स्ट इसके बाद पूछा गया है 13 क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा, वेरी गुड। 14th वाला तो पूछना पाप ही होता। अच्छा 14th वाले में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका आंसर ओरली दे सकते हैं आप लोग? बी है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, दोनों की वेलोसिटी ऑब्जर्वर सोर्स की बराबर है और वेलोसिटी बराबर होती है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं लगता बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देती है जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है। 15 पूछा गया है, 15 वाले में कुछ नहीं है, बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल। ये सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन घूम रही है बेटा, रिलेटिव मोशन नहीं है। यहाँ पर मिडिल में पार्टिकल बैठा है, ये सबसे पीछे बैठा हो बेटा, उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? देखो ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर जो है पास आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों की बराबर होंगी लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड। तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? दोनों की वेलोसिटी बराबर है लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड, इसलिए क्या हो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं हुआ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल सुनाई देगी पर वेवलेंथ इसको जो रिसीव होगी वो नेचुरल मतलब जो स्टेशनरी कंडीशन में जो वेवलेंथ आती है, जब ये दूर जाएगा तो बेटा वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्या बोलो आया कि नहीं आया? जब सोर्स स्टेशनरी होता तो v लेंथ में f वेव्स आती हैं और जब वो दूर जाएगा vs से तो v प्लस vs लेंथ में f वेव्स आएंगी, तो v प्लस vs लेंथ में f वेव्स आएंगी। अरे दीपक आ गया बेटा, चलिए। तो बेटा तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप आंसर दे लेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो होगी हर एक आदमी को सेम सुनाई देगी पैसेंजर को, लेकिन वेवलेंथ जो होगी बेटा वो सबको ज्यादा दिखाई देगी, सारे के सारे पैसेंजर्स को वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा दिखाई देगी। भाई आगे सचिन समझ में? इतने हैरान क्यों हो सचिन के नाम पे? भाई गुलाबर सुन के उसको भाई विश्वास ही उड़ गया कि ये नाम सचिन भी यूज कर सकते। चलिए भाई देखो यहाँ पर एक वेव है ना, ये ऐसा दिखा रखा है, ये ऐसा दिखा रखा है, पूछ रहे पी पॉइंट स्टेशनरी कब हुआ? जब ये दो पल्स है, एक इधर को जा रही है और एक इधर को, एक ऊपर खींचना चाहिए, नीचे वेलोसिटी कर देगी 0 है ना, और ऊपर को जब कब जाएगी? जब ये पूरी की पूरी एक ही पल्स हो और इधर को जा रही है तो ऊपर को जाएगी, और जब ये पूरी की पूरी एक ही पल्स हो इधर को जा रही हो तो ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो कब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी? जब दो वेव के सुपरपोजिशन से बन रही होगी और दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। बोलो आया? गुड, तो हो गया ये। इसके बाद पूछा गया वायर ऑफ डेंसिटी क्या हुआ? बेटा आपस में बातचीत ना करें, हमसे पूछ ले, कोई पूछना हो तो कुछ कहना चाह रहे? क्या वेवलेंथ वाला क्या बता दें? जब दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाती है ना बेटा। देखो डॉपलर इफेक्ट में बेटा होता क्या है, ऑब्जर्वर सोर्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो हमको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग सुनाई देती है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, ऑब्जर्वर के पास आने से बढ़ती है क्योंकि ऑब्जर्वर v प्लस vo लेंथ की वेव्स कलेक्ट कर लेता है। ऑब्जर्वर के दूर जाने से कम होती है क्योंकि ऑब्जर्वर v माइनस vo लेंथ की वेव्स कलेक्ट करते हैं, जबकि खड़ा रहेगा रेस्ट पे होगा तो v लेंथ की वेव्स कलेक्ट करेगा। जो v डिस्टेंस पे अगर वेव है वो भी उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर सोर्स पास आता है तो फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो वेवलेंथ थी वो कम हो जाती है, अब v लेंथ में वेव्स ज्यादा मिलेंगी, और जब दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है, v लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कम आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब वायर ऑफ डेंसिटी 90 to 10 के पार्ट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 ग्राम्स 1 मीटर अपार्ट एंड द स्ट्रेच टू एक्सटेंड
एक्सटेंशन ऑफ 4.9 into 10 की पावर -4 मीटर। एक्सटेंशन आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है, आपसे पूछा गया लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा। T upon A upon x by L is equals to y। तो T क्या हो जाएगा बेटा y A by L x। हाँ ना बोले, अगर T हो जाएगा y A by L x है ना, तो अंडर रूट T by म्यू की रफ्तार y A by L x ये हो गई अंडर रूट T by म्यू। डेंसिटी दे रखी है रो इनटू A इनटू 1। कई बार क्या आ रही है 1 लेंथ की वॉल्यूम हो गई A1, 1 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया मास। 1 लेंथ का मास आ गया अंडर रूट T by म्यू करूं तो A को चुपके से काट देंगे। कैसे काटेंगे? चुपके से। सुन एक पर तुम बेटा y आपको क्वेश्चन में गिवन है, x आपको क्वेश्चन में गिवन है, l आपको क्वेश्चन में गिवन है, रो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी आप निकाल लेंगे। तो अगर वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो v/12 से आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे और फर्स्ट और जो की निकल गई 35 और फिर फंडा और फिर फर्स्ट ओवर टर्म क्या है 2v/12। स्ट्रिंग फिक्सेड कोएफिशिएंट है ना, पूरा है यार। और स्ट्रेस कितना होगा वायर में T by A equal to yx by L। y आपको पता है, x आपको पता है, L आपको पता है, तो yx by L से आप वो नहीं निकाल पाएंगे, क्या बोलते हैं स्ट्रेस निकाल लेंगे। हाँ बोले वेलोसिटी अंडर y by डेंसिटी की होती है ना, उससे भी नहीं कर सकते। वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। मान लेंगे लेट अस सपोज बेटा अंडर रूट y by d जो डेंसिटी होती है ना बेटा, एक ना रॉड होती है, रॉड में ना जब स्टैंडिंग वेव्स वो सॉरी मतलब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है ना रॉड में धम 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 इसको हम मतलब ऑसिलेट करते हैं, तो जो वेलोसिटी आती है वो अंडर रूट y by d आती है ना। और एयर में आती थी अंडर रूट d by rho, इसमें आती थी अंडर रूट y by d, एयर में आती है अंडर रूट d by rho। यहाँ पर बेटा बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव की, जिसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा अंडर रूट d by rho। दोस्त आगे बेटा गुड बॉय शायद ठीक है। अच्छा 19th वाले क्वेश्चन में दो वेव की इक्वेशन देखिए, a1 sin kx - vt a2 sin kx - vt + x नॉट। तो जो फेज डिफरेंस होगा बेटा दोनों में वो क्या होगा kx नॉट। k दे रखा है पाई, x नॉट दे रखा है 3 पाई क्या हो जाएगा? तो फेज डिफरेंस हो गया 3 पाई, फेज डिफरेंस 3 पाई है, तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम बनेगा मैक्सिमा। अरे जनता ऑड पाई मतलब मिनिमम, इवन पाई मतलब मैक्सिमम। बोलो है जनता। नेक्स्ट और क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा a1 - a2 तो 0.8। तो ठीक है हो गया, ABC करेक्ट हो गया। बोलो आगे। टू पार्टिकल्स P1 and P2 परफॉर्मिंग सिस्टम along the same line। ये तो मैं करा चुका पहले क्वेश्चन 18 छूट गया। गुड 18 क्वेश्चन इंडीड इज 18 क्वेश्चन इंडीड। अनंत कहां है? वाले बेटे तो कह रहे हैं फॉर सर्टेन ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव ऑन अ लॉन्ग स्ट्रिंग एंड एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट x equals to 0 नेक्स्ट टू इट इज अ नोड एट x equal to 0.1 तो 0.4 हो जाएगी वेवलेंथ बेटा। एंटी नोड है 0 पे, 0.1 पे है नोड, स्टैंडिंग वेव बन रही है, नहीं है क्या? तो अगर ये चीज 0.1 है तो बेटा लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा 0.4। जनता बोल तो दो आगे ना, तो लैम्डा आपको पता लग गया। और कह रहे हैं कि yt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है x equals to 0 0 पे जो पार्टिकल है वो कैसे कैसे नाच रहा है उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है -4 से 4 जा रही है ना। और टाइम पीरियड आ रहा है 0.2। टाइम पीरियड कितना आ रहा है? टाइम पीरियड को 0.2 देखते ही आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा 2π/t। t 0.2 है बेटा, मदद कर सकते हैं प्लीज आप ये। पर ये वैसे पूछा गया क्या? कितने बताओ बेटा v equal to f lambda। f क्या होता है बेटा 1/t, 1/t का जगह 5 तो 5 into 0.4 यहाँ से चुपके से आप 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकाल चुके हैं, टिक कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, पूछ रहे हैं ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x equals to 0.05 t equal to 0.05। अच्छा ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट आपको 2x को बतानी है, ये 0 पे पता लग रही है आपको। अगर 0 पे एंटी लोड है तो इक्वेशन किस तरीके की होगी? a cos k sin omega t या a sin omega t cos k। अगर आपको t equal to x equal to 0 पे नोड चाहिए होता तो a sin kx यूज करते हैं, पर आपको t equal to x equal to 0 पे एंटी नोड चाहिए तो क्या यूज करेंगे? a cos kx। अरे हाँ ना बोलो, मुंह से बोलो। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके की a cos kx। अच्छा a कितना एम्पलीट्यूड कितना 4 पुट करेंगे ऐसे 4 गुस्से में आकर पुट कर सकते हैं, आप प्यार से भी कर सकते हैं। अच्छा लैम्डा कितना है 2π/लैम्डा निकाल लें 2π/0.4 5 पाई नहीं आएगा sin ओमेगा t है ना। ओमेगा कितना है ओ इसीलिए निकालने की जरूरत नहीं, ओ 10 पाई sin 10 पाई t ठीक है।
और हमको दिख रहा है कि जो पार्टिकल है वो पहले नेगेटिव में जा रहा है बाद में पॉजिटिव में, तो माइनस साइन ओमेगा टी नहीं है क्या? अरे x इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा टी का ग्राफ दिख रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी का। जनता बोलो आया कि नहीं आया? अरे अंडर रूट कितना नाखून खाओगे अब तुमको, मतलब तेजस ही बनना है क्या पूरा? बेवकूफ। बेटा ये रहा देखो, पूछा क्या कह रहे ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0.05 पे कितनी होगी? देखो वैसे बताऊं यार सिंपली यार, मतलब मैं तो ओरली सोचता हूँ यार, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग सोच पाए। नॉर्मल तरीका ना कभी कभी बताना मैं सही समझता हूँ, क्योंकि पेपर आने वाला पास में, पता नहीं आप लोग और मेरा तरीका आज तक भी नहीं सीख पाए, तो इक्वेशन लिखनी तो सीख सकते हैं। भैया समझो ना, a sin kx cos ओमेगा t। बेटा हमने स्टैंडिंग वेव में एक बात सीखी थी, सबके सब इकट्ठे ऊपर जाते हैं, दो नोड के बीच में जो पार्टिकल सबके सब इकट्ठे नीचे जाते हैं, सेम फेज में, और जो एडजेसेंट लूप्स वाले होते हैं वो अपोजिट फेज में नाचते हैं। इतना याद रह सकता है। और बेटा जो मैक्सिमम पे वैल्यू है, यहाँ तो एंटी नोड चल रहा है ना, अब बेटा कहाँ पे कहते हैं नोड कहाँ पे? 0.1 पे। अगर ये 0.1 पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो 0.05 पे 0.05 पे क्या होगा बेटा? यहाँ पर वैल्यू π/2 आ चुकी, तभी हमेशा 0 रहेगा, cos π/2 हमेशा 0 रहेगा, तो आधे पे क्या आई होगी? π/4। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ उसकी 1/√2 टाइम्स होगी, तो यहाँ पर है 4 है ना, कह रहे 0.25 सेकंड पे बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट आई बताइए जरा? 0.05 पे -4 आ रही है, देख तो लो आंखों से। तो आधे टाइम पे क्या आएगी बेटा? 0 से मैक्सिमम होने में 0.05 लग रहा है, मतलब π/2 एंगल, तो π/4 पे क्या आ जाएगी? -4/√2 -2√2। नहीं आया क्या? आया? ठीक है, तो बेटा ये कितनी आ जाएगी? नहीं तो वैल्यू पुट कर लो यार, फिर x की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा a और b पार्ट। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि भैया x इक्वल टू 0 पे जो हो रहा है वो ये ग्राफ है जो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 0.025 सेकेंड्स पे बेटा क्या होगा? पार्टिकल होगा -2√2 पे। अगर 0 पे जो पार्टिकल है, अगर वो बेटा -2√2 पे है, तो बेटा 0.05 पे जो पार्टिकल होगा या 0.04 पे जो पार्टिकल होगा वो तो उससे नीचे ही होगा ना। ये सारी की सारी स्ट्रिंग इकट्ठे नीचे आएगी ना। बोलो आया यार? हाँ कि ना? विशाल आ रहा है? हाँ। तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x इक्वल्स टू 0.04 एट t इक्वल टू 0.025 सेकंड्स। 0.04 पे जो पार्टिकल है 0.04 तो 0.04 पे क्या वैल्यू है बताइए? 0.2 π/5। देखो सही बोल रहा हूँ, 4/100 ना, 4/100 π/20 π/20 आ रहा है। 0.04 4/100 1/25 π/5 आ रहा है, 2π/10 cos 36 π/10 18 cos 36। तो cos 36 की जो वैल्यू होती है, आप मैथ के स्टूडेंट आपको पता होगी है ना, मतलब नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos 36 पे वैल्यू 1 से तो कम होगी ना। और देखो अब यहाँ पर आ रही है 0.025 सेकंड्स पे जो वैल्यू हो रही है, जो हमको ये ग्राफ दे रखा है उससे हमको ये पता चला 0.05 पे वैल्यू है -4, तो 0.025 पे होगी -4/√2। यार ये तो समझ सकते हैं ना यार, अगर π/2 पे वैल्यू है -4 तो π/4 पे क्या होगी यार? √2, तो -2√2 से कम ही आंसर आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन की बात करें, सॉरी ए ऑप्शन की बात करें, तो ए ऑप्शन में 0.05 x इक्वल टू 0.05 पे होता है, मतलब आधे डिस्टेंस पे, मतलब एंटी नोड के बिल्कुल बीचों बीच में। कह रहे हैं 0.05 सेकंड्स पे 0.05 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम -4, तो अगर -4 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स यहाँ पे -4 पे, तो 0.05 पे क्या हो रहा होगा बेटा? यहाँ पर वैल्यू 0 एंगल है, यहाँ पे π/2 एंगल है, तभी तो 0 रह रहा है हमेशा। cos की वैल्यू बेसिकली 0 बन रही होगी, तभी तो नोड बन रहा होगा। नहीं आया क्या? एम्पलीट्यूड हमेशा 0 है, मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 हो रही होगी ना यार, उसके आधे डिस्टेंस पे वाली क्वांटिटी क्या आ रही होगी? ये π/2 से इससे पहले क्या हो रहा है? π/4 हो रहा है आधे डिस्टेंस पे। π/4 मतलब 1/√2, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो उसकी क्या हो जाएगी? 2√2। बोलो आया? मतलब -4 है तो -2√2 हो जाएगी। बोलो आया? 0.05 पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -4। बेटा अगर यहाँ पे वैल्यू -4 चल रही है तो आधे डिस्टेंस पे क्या होगी? समझ रहे हैं हम?
पुट करो यार यहाँ पे वैल्यू, देखो क्या होगा 2 5 पाई और x के 0.05 5 बाई 100 25 4 पाई बाय 4 बन रहा है। समझ पा रहे हैं? तो बस 1/√2 ही तो आ जाएगा यार। बोलो आ गया यार, जनता नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, अच्छा ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 1/15 एट t इक्वल टू 0.1, ट्रांसवर्स वेलोसिटी del y by del t से आती करके दिखाओ, ये हो जाएगा। इक्वेशन पता है del y by del t से, ये इक्वेशन कैसे बनाई है समझ में आ गया? इक्वेशन कैसे बनाई है बेटा? देखो बड़ा सिंपल था। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? अगर t x इक्वल्स टू 0 पे नोड होता तो a sin kx cos ओमेगा t बनाता। अगर x इक्वल्स टू 0 पे t नोड है तो a cos kx sin ओमेगा t। अब माइनस sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, इसको हम कैसे सोचते हैं कि अगर कह देंगे जो पॉजिटिव वाला लूप है वहां पे पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ पे है लेकिन पॉजिटिव में जा रहे हैं तो प्लस पाई बाय 6 आएगा, नहीं आएगा? अब यहाँ पर तो कह देंगे t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में पता है कि भैया वो 0 पे, कहाँ पे है? 0 पे। बेटा लिखा रखे ना t इक्वल टू 0 पार्टिकल 0 पे और नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन ओमेगा t का ग्राफ दे रहा है। किसका दे रखा है? a cos kx माइनस साइन ओमेगा t। बोल तो आ गया। नेक्स्ट 19 हो गया। 20, दो पार्टिकल्स ऐसे चमका रहे हैं सेम पोजीशन के अबाउट, उनके उनका एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस है वो 12 है और दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। वेरी गुड। 12 कह रहे बीच का सेपरेशन बताओ 6 कब होगा? 6 कब होगा बेटा? जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे बीच का सेपरेशन। शैडो ऐसे चम करती, पार्टिकल नहीं करता। पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में आया, नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 12 cos पाई बाय 3, जब ये पाई बाय 3 एंगल हो जाए, कितना एंगल होगा? पाई बाय 3। तो 60 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगेगा? t बाय 6। 360 घूमने में t, 60 घूमने में t बाय 6। बोलो आया? और t बाय 6 क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड रहेगा 12, तो 12 बाय 6 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। 21 क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन दोनों इस डीपीपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ने पलट रहे हो, याद नहीं? कल ही तो कराया, कल भी बोली थी यही बात है ना। अब ये थीटा बहुत कम कह रहे स्मॉल ऑसिलेशन पर, मैं अगर बहुत छोटा बना दूं तो मेरा फिगर समझ में नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या है। mg cos थीटा, mg sin थीटा। काम mg sin थीटा, फ्रिक्शन इधर को है, नॉर्मल इधर को है, इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इनटू r। बेटा मदद करेंगे मेरे यार। mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू 7/5 mr² अल्फा। r को काट दो, r अल्फा a है, ma नेट फोर्स है, नेट फोर्स ma, f नेट रिस्टोरिंग फोर्स 5/7 मदद करिए 5/7 mg sin थीटा को लिखते हैं x/4r। x बाय नहीं आया रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, इसको ओमेगा स्क्वायर x लिखते हैं। ओमेगा जो ओमेगा को 2/1t कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलो वेरी गुड। आगे लगे यार। एक बात बताऊं, एक बार की बात है, हमें ना वो एक भाई पेंडुलम मिला है ना, और उसके जो धागा था ना वो इनफाइनाइट लेंथ का था है ना, और वो ना कोई जैसे जाके ना मून पे बांध आया और हम धरती पे ना उसका स्मॉल ऑसिलेशन देखना, उसका टाइम पीरियड नोटिस करने की कोशिश करें। बताओ कितना टाइम पीरियड आएगा? बेटा देखो 2-3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 2π/2π फैक्टर। ये देखो ये बहुत बड़ा है, मान लेंगे है ना। अब इतना ऊपर तक बनाए तो हम थक जाएंगे भाई। ये mg इधर को फोर्स आया, सेंटर की तरफ आया ना, धरती माता की तरफ। ये एंगल बताओ कितना है? ये 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। याद है प्रदीप सर ने बताया था छोटे होते? मैथ सर ने बताया। एक ही बात है यार, mg cos थीटा प्लस 5, mg cos थीटा प्लस 5 और इधर को फोर्स क्या आएगा? mg sin थीटा प्लस 5। जनता बोलो आया? आया भी आया mg sin थीटा प्लस 5। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? sin थीटा प्लस 5 को थीटा प्लस 5 लिखेंगे, mg थीटा प्लस 5। क्योंकि थीटा 5 छोटे-छोटे हैं, स्मॉल ऑसिलेशन, थीटा 5 छोटे-छोटे हैं। अब किसी ने तो थीटा को क्या लिखोगे? थीटा को लिखोगे, मैंने कहा x/l क्या लिखेंगे, और 5 को क्या लिखोगे? x/r। नहीं आया यार?
रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, इसको लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर x। जैसे ही m ओमेगा स्क्वायर x लिखना m कट गया अपने आप से, पता नहीं क्या हुआ, हवा ही कट गई, x x कट ले, ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट g 1/l + 1/r, इसको 2π/t कर देंगे। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो ये चीज क्या हो जाएगी 0, तो 2π/r/g 2π/, 84.6 मिनट। अगर मान लो लेंथ इनफाइनाइट है तो ये 1/l हो जाएगा 0, और कह देंगे लेंथ रेडियस के बराबर तो 1/r + 1/r 2/r। ठीक है, कैसे किया तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला रट के कोई फायदा। इनफाइनाइट लेंथ का हो तो टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट, कितना होता है 84 तो अगर इफ l इज इनफाइनाइट, इफ तो टाइम पीरियड होता है 2π/r/g। और ऐसा टाइम पीरियड कहीं और देखा था? हाँ, एक बार की बात है, आपके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही थी, बिल्कुल नियर अर्थ सैटेलाइट, बिल्कुल पास में, है ना। हमने पूछा भाई कितनी तेज घूम रही हो, कहती सर √gm/r। मैंने कहा हाउ, कहती √gm/r होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, आगे वाली आरी पुट कर दो, नहीं है तो 2πr/v से टाइम पीरियड निकाल लो। ये कितना बन गया, ये कितना बन गया बताइए जरा, इसको आरी से मल्टीप्लाई करो, आरी से डिवाइड करो, ये हो जाएगा g, ये क्या हो जाएगा g, और ये क्या हो जाएगा 2π/r/g। बोलो आगे, ये सेम टू सेम है जी, है ना, बोलो भाई। और कहाँ देखा था ये टाइम पीरियड, बताओ, 4 जगह देखते हैं टाइम पीरियड, 2 जगह भाई, तीसरी जगह जब अर्थ में टनल डिग कर दो, क्या कर दो, x पे पार्टिकल को रखा है m मास के, है ना, छोड़ दिया, अब क्या होगा gmx/r³ होती है फील्ड, इनटू m हो गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x कर देंगे, यहां से काटेंगे, ओए इसको काट रहे हैं, m से m को काटेंगे, ओमेगा आ जाएगा, है ना, ओमेगा को 2π/t लिख देंगे, थोड़ा टाइम पीरियड फिर से ही आ जाएगा, देख लेना, कर लोगे। हेलो शिवम, तुम दिवाकर से इतनी बातें क्या कर रहे हो, तुमको मेहनत करनी पड़ी बेटा लाइफ में, फिर मतलब इंडिया में सेटल होकर काम ना चलने का तुम्हारा, बाहर सेटल हो बेटा। आगे या बेटा मिटोदे आगे बढ़े, योगेंद्र आगे भाई, आदर्श, और बलराज ठाकुर, हाँ ठीक है थाली, अच्छा बस हो गया। आनंद देव आगे बढ़े, वेरी गुड, हम मुंह से बोलना पड़ेगा तुमको। चौथा होता है टनल डिग करो, लेकिन ऐसे क्वाड के लॉन्ग डिग करो। हंसने की क्या बात है यार, अगर एक से टचिंग है तो मैं क्या करूं, पता नहीं कैसी बातें करते हो यार तुम यार। तो ये मान लो ये r डिस्टेंस है, तो बेटा gmr/r³ ये हो गया फोर्स, लेकिन काम का कौन सा cos थीटा, cos थीटा करेंगे तो x बन जाएगा r cos थीटा, बोलो आया, हाँ कि ना। अरे gmr/r³ हो गई फील्ड, इनटू m हो गया फोर्स, काम का कंपोनेंट mg cos थीटा, r cos थीटा हो जाएगा x, वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x को ओमेगा स्क्वायर x करके ऐसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बताओ, 16 के पेपर में देखा है, देखो क्या 16 के पेपर में ऐसा ग्राफ दिखा है, लेकिन वहां अगर वो क्वेश्चन रटा हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वर चल रहा था, वहां पर जितनी फ्रीक्वेंसी घटती थी उतनी बढ़ती थी, वहां पर जितनी फ्रीक्वेंसी घटती थी उतनी बढ़ती थी, तो उसको देख के आपका आंसर 2200 आ सकता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है, सोर्स चल रहा है, क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर जितना घट रहा है डिनोमिनेटर उतना बढ़ रहा है, तो वैल्यू में वो चेंज नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा, 1/x के ग्राफ होगा ना, अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा, और बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी कम। खाना बोलो यार, हाँ कि ना, ओके। अब देखो अगर सोर्स आ रहा होता ऑब्जर्वर की लाइन के लॉन्ग, तो बेटा पहले एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती जब तक वो आ रहा है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू होती, पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो चेंज हो रही कंटिन्यूअसली वेरी करेगी, इसका मतलब वो पैरेलल लाइन के लॉन्ग चल रहा होगा। पहले जब वो इंफिनिटी में होगा तो ये एंगल 0 होगा, पहले उसकी तरफ को आ रहा होगा,
फिर आते हुए जो कंपोनेंट होगा बेटा वो कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, फिर 90 हो गया, फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एक बार, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 2000 सुनाई देगी, हाँ फिर वो दूर जाने लग रहा है और दूर जाने के लिए जो कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। आना बोलो यार, जनता है यार, इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा तो दूर जाता है। हाँ बोलो आया। तो जब बेटा पास आ रहे जब दूर जा रहे तो फ्रीक्वेंसी जब घट गई 1800 हो गई, तो 1800 इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है 2000 है ना, साउंड की वेलोसिटी गिवन है 300 और दूर जा रहा है तो प्लस vs, तो यहाँ से आप vs निकाल लेंगे। फिर उसके बाद पूछा जब पास आ रहा होगा, ये वाली पूछिए, fm पूछिए, मैक्सिमम क्या सुनाएगी जब वो पास आ रहा हो, जब vs उसकी तरफ होगी, जब तरफ होगी तो क्या हो जाएगा f डैश इज इक्वल टू 2000 300 माइनस vs, यहाँ से vs निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे 250, कैसे पुट करेंगे बताओ जरा, कर लोगे कैलकुलेट या मैं कराऊं? उमेश आ गया भाई, ऋषभ, अरे नहीं वो तो हितेश, ऋषभ कहाँ गया? हाँ ऋषभ समझ में आ गया भाई? बेटा यहाँ से ना वैल्यू निकालेंगे तो 2250 आ जाएगी, 2200 से ज्यादा आनी चाहिए, बस इतना सोच सकते हैं, लेकिन वो सोच के ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एलिमिनेट हो नहीं पाएंगे। खाना बोलो। तो कह रहे हैं साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर ट्रेवल्स इन एयर इफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट इज 3 × 10⁻³ न्यूटन/मीटर²। बेटा मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर मतलब प्रेशर वेरिएशन क्या होगा, 3 × 10⁻³ या 1.5 × 10⁻³ नहीं है ना समझ में बेटा। P0 प्लस डेल्टा पी और P0 माइनस डेल्टा पी, तो उनमें डिफरेंस क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी। तो बेटा मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन क्या हो जाएगा बेटा, मतलब मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.5 × 10⁻³ और बेटा जो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन होता है तो बक क्या होता है, BA के। क्या ये बात याद है? क्या को रिवाइज कराने की जरूरत है ये बात? कितने लोग कह रहे हैं नहीं जरूरत है? तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये मान लो ट्यूब है जिसमें ना मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक वो है जिसको मैंने ऑसिलेट कर दिया, SHM ये कर रहा और वो आगे एयर को ऑसिलेट कर रहा है उसके साथ साथ। तो बेटा जो इक्वेशन है वो तो इस तरीके की आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट वेव हो जाएगी S = अगर A से एम्पलीट्यूड बोलना चाहते हो तो A बोल लो, S0 से बोला तो B के S0 हो जाएगा। फिर तो A बोल S = A sin ω t, मान लो ये S0t, ये क्या है S0t, SXT क्या हो जाएगा, x पे t टाइम पे क्या होगा जो 0 पे t-x/v पे हुआ, x पे t टाइम पे क्या होगा जो 0 पे t-x/v पे, t के बदले t-x/v को पुट करो, S0t है तो S0t - x/v क्या हो जाएगा sin ω t - kx, A sin ω t - kx। बोलो आया जनता, अंडर रूट। हाँ तो ये बन गई। अच्छा एक बात, अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट भी S होती, इसकी भी S होती, तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आता, क्या प्रेशर में चेंज आता? बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, अब dV क्या होगा बेटा, अगर S और S प्लस डेल S चला तो डेल S के कारण ही तो वॉल्यूम बढ़ेगी, डेल S × A हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम dV, और V क्या थी dx × A ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे बोलो आया यार, तो ये डेल S/डेल x। तो बेटा जब प्रेशर वेव जनरेट करोगे, dP जो प्रेशर वेरिएशन होता है वही प्लॉट करना होता है, तो प्रेशर वेव क्या बन के आती है जरा जल्दी बताएंगे, डेल S/डेल x क्या हो जाएगा, इसका कॉस आ जाएगा बक। अरे यार कर लोगे ना डेल, अरे डेल S/डेल x नहीं कर पाओगे क्या, साइन का कॉस और माइनस के बाहर आएगा, माइनस को एक और तक कट जाएगा बक cos ω t - kx। अरे बोलो आया, दोनों में फेज डिफरेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का ज्यादा है, जहां पे प्रेशर लोड होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी लोड π/2 का फेज डिफरेंस होता है उनमें, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम होता है वहां पे प्रेशर वेरिएशन 0 होता है। अरे एक साइन है cos है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी वहां पे 0 नहीं है, तो एक लीड करता है एक लैग करता है, बताओ कौन लीड करता था, प्रेशर। 20 डेसिबल से इंटेंसिटी बढ़ा दो बेटा। साउंड लेवल क्या होता है, 10 log I/n बोलो, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो साउंड लेवल होता है 10 log I/n, अगर 10 log I/n टू द बेस 10 होता है बेटा, जरा बात सुनेंगे ध्यान से,
पहले I1 थी इंटेंसिटी है ना, साउंड लेवल था β1, बाद में क्या हो जाएगी इंटेंसिटी बोलो β2, सॉरी साउंड लेवल हो जाएगा β2 10 log I2 by I0 टू द बेस 10 है, बेस 10 मैंने लिख रहा बार बार यार, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो β2 माइनस β1 कितना है 20 10 log I2 by I1 है ना। अब बताओ जरा ये 2 कैसे बनेगा, तभी तो 20 बनेगा जब log 100 होगा ना, अरे बोलो आया। तो I2 100 टाइम्स ऑफ I1 हो गया, इंटेंसिटी को 100 टाइम्स कर दिया तो एम्पलीट्यूड को मैंने 10 टाइम्स कर दिया, एम्पलीट्यूड को अगर 10 टाइम्स कर दिया तो पता ना अब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव का। पहले का एम्पलीट्यूड पता था, पहले प्रेशर वेरिएशन गिवन था 1.5 × 10⁻³ और बफ होता है वो, बी पता था, ए नहीं पता था, के पता था क्वेश्चन में, तो एम्पलीट्यूड पहले का निकाल लिया था। अब क्या हो गया, इंटेंसिटी को मैंने कर दिया 100 टाइम्स तो एम्पलीट्यूड को कर दिया 10 टाइम्स, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जो पहले था उससे 10 टाइम्स हो जाएगा। बोलो आगे जनता यार, अंशुल आगे, रितेश नेक्स्ट। अब बेटा देखो ये वॉल दूर जा रही है, बताओ क्या बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी सोर्स को, बिल्कुल ही बेकार। सोर्स रिसीवर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, एक तो उसको डायरेक्टली सुनाई देगी है क्योंकि दोनों के दोनों स्टेशनरी हैं, देखो दोनों स्टेशनरी, हाँ एक उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी 300, दूसरी क्या सुनाई देगी f डबल डैश कह लो। पहले वॉल पे फ्रीक्वेंसी पड़ेगी फिर रिफ्लेक्ट होके इसके पास है, पहले वॉल ऑब्जर्वर की तरह ऐड करेगी बाद में सोर्स की तरह रिफ्लेक्शन जब होगा, तो इज इक्वल टू 330 बोलो 330, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इसलिए -20, सोर्स स्टेशनरी है। फिर उसके बाद ये बन गया सोर्स 330 सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स के दूर जाने से क्या होती है हो गया। अब ये आ गया, अब 300 का इससे डिफरेंस लेना, क्या है 300 का 300 माइनस 10 आंसर हो जाएगा। तो एक उसको फ्रीक्वेंसी ये सुनाई देगी तो डायरेक्टली 300 सुनाई देगी, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वही बिट फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 45, ये 2m लेंथ है, 2m l और m और l ऊपर जाने तक का टाइम बता। ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं है ना, सेम नहीं कर रखे हैं लेकिन ऐसे कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में जरूर आता है। ये मास से लेंथ है, जो मैंने क्लास में कराया था वो क्या था बेटा, एक्स डिस्टेंस पे आपने पहले टेंशन निकलवाई थी, तो वेलोसिटी होती है √T/m/L xg और m/L √gx ये टेंशन ये वेलोसिटी निकाली थी, क्या ये बात याद आ रही है। एक्सेलरेशन क्या हो गया g/, अच्छा क्या मास पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। हेलो आदर्श को रैपट मारा जाए, सो रहा है बेवकूफ नॉनसेंस, एक बार थप्पड़ मारो। अपनी गाड़ी बेकार आदमी, चलिए और सृष्टि का समझ आया भाई। तो बेटा ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा बेटा, s = ½ t², तो t क्या है √2s/a, कोई बात नहीं बढ़िया की तुमने √2s/a टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है √2s/, अरे इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे टेंशन 0, वेलोसिटी 0, ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, s = ½ t² √2s/a। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या हो गया √2l/a, कोई बोलेगा नहीं लेकिन साथ साथ में √2l/a क्या है g/2, नहीं है ना समझ में। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम, अब इंटीग्रेट करना है, क्या करना आएगा इंटीग्रेट कर लोगे है ना। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, फिर वेलोसिटी को √T/μ कहके इंटीग्रेट कर लेंगे है ना, ऐसे देसी जनता करती है रजो वाले।
तो अपने कैसे करेंगे, m मास है, l लेंथ है, ये 2m। अब नीचे कितनी लेंथ है उससे क्या डिपेंड है, मास क्या उस पर डिपेंडेंट है ना। तो 2m को l क्या करना है, m को 2l लेंथ कर दो, ताकि मैंने पूरी लीनियर मास डेंसिटी सेम कर दी है ना। बोलो यार, मतलब 2m को 2l कर दो। अब यहां से यहां जाने का टाइम बताना है, तो मैं कह रहा हूं यहां से यहां जाने का टाइम माइनस यहां से यहां जाने का टाइम। तो अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 3l बाय g/2 माइनस अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 2l बाय, अच्छा ये इसमें ऐड करना है, थोड़ा दूर हो गया, चलेगा क्या? मुश्किल लागे है। अरे ये तो बिल्कुल ही लल्लू सवाल है बेटा। एल लेंथ की स्ट्रिंग है, फिक्स्ड एट बोथ एंड है, सेकंड ओवरटोन में। सेकंड ओवरटोन में कितने लूप बनते हैं? शाबाश, ये बेटा बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। हर्ष बताओ जरा, सेकंड ओवरटोन में कितने लूप बनते हैं बेटा? हर्ष 5। गधे हो तुम, एक नंबर के 3 बनते हैं। हाँ हेलो आदर्श, तुम पहले सो रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, थप्पड़ मारते हैं तुम्हें। इसमें कितनी एनर्जी होगी? एम्पलीट्यूड कितना बताइए? तो बेटा स्टैंडिंग वेव किससे बनती है? 2 ट्रैवलिंग वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड a एंड t नोट का, तो ट्रैवलिंग वेव का क्या होगा? a/2 कितना होगा? और बेटा पावर क्या होती है? एवरेज पावर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर u स्क्वायर u v, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर u स्क्वायर u v, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर u स्क्वायर u v। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 3b/12, ये हो गई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू l/3। बोलो आया? ये क्या हो गई? वो एनर्जी। क्या हो गई ये? एनर्जी। लेकिन अभी तो एक वेव की हुई, ऐसी कितनी वेव होंगी? अब भाई देखो, अगर इसके बाद अगर आप मेरे को कहो कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएं तो मल्टीप्लाई करके, आई डोंट हैव टाइम। चलिए ये देखिए, अर्वो अंडर टेंशन 200 न्यूटन एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड ऑसिलेट्स इन अ सेकंड हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ठीक है, और ये रखिए डिस्प्लेसमेंट। पूछा क्या गया है? लेंथ ऑफ रोटल मीटर। तरह की 2 पाई k से आप लैम्डा निकाल लो, और कौन से सेकंड हार्मोनिक में? तो बेटा जो लैम्डा होगी बेटा वही तो आंसर हो जाएगा। रोप की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 लूप्स बन रहे हैं, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 2 पाई k 2 पाई/3। बस यही आंसर हो गया 6। कितना आंसर आ गया? त्रिपाठी आगे समझे? नेक्स्ट, उसका फेवरेट नंबर इसलिए क्योंकि तुम उसके पक्के दोस्त हो। चलिए यही देखिए, a straight line source of sound of length L emits pulse of sound that travels radially outward from the source। अच्छा कह रहे हैं कि जो, अच्छा ओके, जो साउंड है ना बेटा वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। मतलब ये लेंथ है, ये लाइन सोर्स है, कह रहे हैं साउंड जो रेडियली आउटवर्ड जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोने से भी ऐसे जा रही होगी, मतलब साउंड ऐसे जा रही है। यहाँ पर है तो यहाँ पर बैठे आदमी को सुनाई नहीं देगा। कोई बात नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन अगर ऐसे कहेंगे तो मान लेंगे तुरंत। कैसे मान लेंगे? तुरंत। देख रहे बेटा क्या बढ़िया बिट होता है हमने। चलो कैच करके दिखाओ। टोटल पावर emitted by the source in the form of this। और पूछा क्या ये? What is the power intercepted by acoustic cylindrical detector of surface area this located at 7 meter? बिल्कुल ही लल्लू सवाल है। P एनर्जी है, 2 पाई RL एरिया में आ जाएगी 1 सेकंड में। तो P अपॉन 2 पाई RL हो गई इंटेंसिटी। पूछ रहे हैं A एरिया पे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी मिलेगी, उसको कितनी पावर रिसीव होगी। कोई A एरिया है यहाँ पे, उस पे कितनी पावर रिसीव होगी।
P अपॉन 2 पाई RL इनटू नहीं आया। अरे लल्लू लोगों कह रहे हैं ऐसे निकल रही रेडियली आउटवर्ड, अरे नहीं आया क्या? तो P अपॉन 2 पाई RL 1 एरिया पे आ रही है 1 सेकंड में, तो A एरिया पे कितनी इनटू है? दिनेश आपको आगे चलिए आगे देखिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर विद स्क्रू एंड क्लैंप इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। अच्छा 1.5 मीटर की है, ठीक है। एम्पलीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग इज 54 मिलीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फंडामेंट। अरे यार बिल्कुल ही बेकार सवाल है। देखो हम आपको समझा सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो। एंटी लोड का एम्पलीट्यूड क्या देखा बताइए? 4। क्या पूछा गया? 2 mm जहां पे एम्पलीट्यूड है उसके बीच का डिस्टेंस ये 4 mm है। क्या मैं इक्वेशन लिखूं? ये sin kx की इक्वेशन है, मालूम हो गया? तो 0 पे sin की वैल्यू 0 होगी, sin के अंदर 0 आ रहा होगा और यहाँ पे पाई आ रहा होगा। दूसरे एंटी नोड पे 2 पाई आता है। यार बोल दो आ गया यार। हेलो a sin kx लिख के दिखाऊं क्या? लैम्डा क्या होगा बेटा? L/2 है, लैम्डा L है लैम्डा बाय 2, तो L क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या हो जाएगा? 2L, तो 2 पाई बाय लैम्डा A sin kx आएगा। A की वैल्यू दे रखी है। वैसे पता हम ना लिखना चाहते नहीं, कुछ बच्चे मतलब बड़ा अजीब से दिख रहे थे इसलिए बोल दिया। ये एम्पलीट्यूड हो गया अलग अलग एक्स पे। अब आगे sin ओमेगा t आएगा, sin ओमेगा t प्लस फाई आएगा। वो किस पे डिपेंडेंट हो? कह देंगे पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम की हाफ पे ऊपर जा रही है, तो sin ओमेगा t प्लस फाई में से सारी की सारी स्ट्रिंग मीन पे है, पॉजिटिव में जा रही है sin ओमेगा t। सारी की सारी स्ट्रिंग अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे sin ओमेगा t प्लस फाई में। तो बोलो आगे। हम बेटा मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं, है ना। हमको पूछा गया बताइए बस 2 mm जहां पे एम्पलीट्यूड है उनके बीच की दूरी 5 पाई बाय 6 और 5 बाय 6 है ना। मतलब 5 L/6 और L/6 के बीच की दूरी 4 L/6 2 L/3 2 बाय 3L और L दे रखा है 3/2। ओ ले 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 कट गया 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? अरे बोलो आया। बड़ा आसान था ना, ऐसे ही कट गया ना।